तो राहुल गांधी अध्यक्ष रह करके काम करते रह सकते थे, प्रियंका गांधी को बना दें, सोनिया गांधी तो थी ही, 20 साल चलाया, ऐतिहासिक है उनका रहना। तो क्या वो अपने 20 आदमी नहीं चुन सकते? लेकिन पार्टी में झगड़ा हो जाएगा। तो गांधी फैमिली यदि उनके ऊपर भी आश्रित है, और मैं मानता हूँ कि उन्हीं के बल पर पार्टी एकजुट है, मैं रहूँगा भी नहीं, मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी से तुमसे बुलवाऊँगा, मैं मर्जी आए तुम्हारे दस्तखत करवाऊँगा। तो राहुल गांधी चलाना चाहते हैं पार्टी, दुर्भाग्य ये है। बिहार में तो ऐसी स्थिति रही है कि मुझे ऐसे लोग मिलते थे जो कहते हैं जितना हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उतना तो रिश्वत ही मांग रहे हैं। आप MBA करके आइए तब भी 60,000 की तुरंत नौकरी नहीं मिलती है। इसमें तो किसी ने रोका नहीं, मोदी मीडिया ने, जो मोदी जिसको मोदी मीडिया कहा जाता है वहाँ भी दिखाया गया ना। देखिए केजरीवाल तो राजनीति में नहीं थे, वो तो अफसर ही थे, तो लेकिन उनका एक हमेशा डबल एक रोल रहा है। जैसा मैंने कहा मुखौटा, वो एक ईमानदारी का मुखौटा लगाते हैं, दूसरा काम का लगाते हैं। दिल्ली में जाओगे तो रात को खतरा है, वो बार बार तुलना करते हैं, यूपी में ऐसा हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा, बंगाल में भी आपके साथ। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। विगत कुछ महीनों से देश में कई बड़े मुद्दे हैं। मॉनसून सत्र ले ले, मणिपुर ले ले, या फिर आप हरियाणा का नूह ले लीजिए। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद में कुछ बातें रखी हैं, इंडिया को लेकर कई सवाल उठाए हैं, और इन सभी चीज़ों पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। देश के युवा या जो लोग पत्रकारिता में, या यूं कहें कि जो लोग पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, देश की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें जानना ज़रूरी है कि आखिर सच क्या है। और सच या इस मुद्दे पर चर्चा हम आज एक ऐसी शख्सियत से करेंगे जो ना सिर्फ रेडियो, ना सिर्फ टेलीविज़न, बल्कि प्रिंट मीडिया में और एक ऐसी शख्सियत है जो कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है। और मेरे साथ अभी मौजूद हैं आलोक मेहता सर। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, देश में अभी 3 महीनों से जैसा हम देख पा रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं, मणिपुर का हो गया, हरियाणा में हो गया, मॉनसून सत्र अभी चल रहा है और मॉनसून सत्र लगातार स्थगित हो रहा है। दोनों ही सदन में चर्चा जो है लगातार भिन्न हो रही है, अलग अलग हल्ला गुल्ला चल रहा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? और सबसे पहले मेरा सवाल आपका हरियाणा को लेकर है। हरियाणा के नूह में जो हुआ है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, इस तरह की जो सांप्रदायिक घटनाएं हैं हरियाणा में पहले भी कभी हुई होंगी, लेकिन कम हुई हाल के वर्षों में। और ऐसा लगता है कि कोई न कोई प्रायोजित, चूँकि मणिपुर से इसको मैं जोड़ रहा हूँ, वैसे आपने ठीक है हरियाणा के बारे में बात करें, ये सही है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक पॉकेट जिसको लेकर के लोगों को लगता था कि मेवात रीजन में एक अल्पसंख्यक समुदाय पहले से ज़्यादा है, और वहाँ कोई घटना हुई, उस पर कोई वीडियो जारी हुआ और उसके बाद जुलूस निकला, तो वो एक बाकायदा प्लान्ड वैसे तो हमला था ही, ये कि पहले क्या प्रोवोकेशन हुआ वो भी गलत है, जिसने भी किया, इसलिए गिरफ्तार भी हुई है किसी एक व्यक्ति की, या और लोगों की भी गिरफ्तारियाँ हुई जो इस दंगे में शामिल हुए थे। और आप मणिपुर का भी देखिए कि 5 मैंने उस समय पहले सप्ताह में मई में घटना हुई, और संसद का सत्र शुरू होने से एक दिन पहले वो वीडियो जो महिलाओं के साथ बलात्कार वाली जो घटना थी वो सामने आया। इससे लगता है कि जो भारत विरोधी तत्व हैं, या जो भारत में भी जो रहने वाले ऐसे हैं जो सत्ता के खिलाफ ही नहीं हैं, बल्कि कुछ मामले में उन्हें लगता है कि इस तरह के असंतोष या हिंसा से एक ऐसी सत्ता को बदला जा सकता है या एक एटमॉस्फेयर ख़राब हो सकता है। इसलिए नूह की घटना के बारे में मेरा ऐसा मानना है कि ये एक बाकायदा सोची समझी उसकी तरह से इसको सांप्रदायिक रूप ज़्यादा मिल गया। यदि किसी ने प्रोवोकिंग किया था, ये ठीक है कि अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ कार्रवाई हुई है, और लोगों को जो होना भी चाहिए, जो प्रशासन में कमजोरी रही, चाहे मणिपुर हो चाहे हरियाणा हो, पहले सतर्कता के और कदम उठाए जाने चाहिए थे। लेकिन जो कोई बहुत ही तैयारी करके यदि हमला करे और उसकी भनक न मिले तो प्रशासन की कुछ कमजोरी मानी जा सकती है। लेकिन यदि कई बार ऐसा होता है कि पहले ज़्यादा अंदर अंदर कुछ चलता रहा और सोचा होगा इस पॉकेट में यहाँ पर कुछ गड़बड़ होगा, वो ज़्यादा बड़े पैमाने पर फैल जाए या उसको नियंत्रित न कर पाए। लेकिन अब स्थिति शांत है, अच्छी स्थिति है। मणिपुर आज भी थोड़ा जिसे कह सकते हैं चूँकि सुदूर क्षेत्र है, और वहाँ भी लेकिन चीन का, और पहले भी वहाँ जो हथियार लोगों को एक समय में ऐसा था जो म्यांमार से लोग आए थे, और इसलिए वो दुर्भाग्यपूर्ण जो वहाँ की घटनाएं हुई हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उस वीडियो से जिस तरह से उसे और आग को भड़काया गया, ये ही गड़बड़ था, ये निश्चित रूप से भारत विरोधी ही एक गतिविधि थी। सर, ये जो वीडियो लीक हुआ था महिलाओं का, इसके पीछे भी अब कोई वजह होगी, मतलब एक मानसिकता के तौर पे उन्हें एक एजेंडा बना के उसे लीक किया गया होगा, क्या आप ये सोचते हैं, ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं, और इसीलिए मैंने कहा ना कि 3 महीने तक उसका क्यों इंतजार किया गया। यदि मई में ऐसी बात हुई थी तो जुलाई में ही क्यों वीडियो जारी हुआ? यदि मई में किसी ने रिकॉर्ड किया था तो मई में, जून में
उसको कर सकता था, उसको और जगह तक पहुंचा सकता था, अदालत तक जा सकता था, लेकिन वो समय पर कि इससे संसद में हंगामा हो, सुप्रीम कोर्ट में मामला जब हो तब उसको किया जाए। तो एक तो ये षड्यंत्रपूर्वक है, जो ऐसे कई बार ऐसे प्रयास हुए हैं। और ये सही है कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं इसमें कई बार प्रमाण नहीं मिल पाते। जैसे नक्सल माओवादी इलाके हैं, ये सब भी जो हिंसाग्रस्त या जो आतंकवादी जिसको कहें कश्मीर के हैं, वो कोई कह के थोड़ी जाते हैं कि अच्छा हम वहाँ पर हथियार इकट्ठे करके कल बम गिराएंगे। तो उनकी जानकारियाँ या कई बार इसलिए अदालत से भी सज़ा नहीं मिल पाती, क्योंकि उसके उतने सबूत, अदालत तो सबूत मांगती है। तो कुछ ऐसे लोगों की, माओवादियों का भी संकट यही है कि उनके सबूत नहीं मिल पाते, वो कहीं गांव में आते हैं, गांव वालों को हत्या कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो ये जो मणिपुर की घटना है, ये बाद में जबकि गृह मंत्री भी 3 दिन के लिए गए, एक राज्य मंत्री नित्यानंद राय 3 बाकायदा 23 दिन वहाँ पर रहे। तो मैं सरकार के पक्ष की बात नहीं है, मैं एक पत्रकार के नाते ऐसा मानता हूँ कि ये ठीक है कि 2 समुदायों के बीच में उस तनाव को बढ़ कर के अचानक वो विस्फोट की तरह से आया, वो शायद पहले, और वो भी अदालत के एक फैसले से, जो प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में जिक्र किया है। तो कई बार इस एक फैसले से, चाहे वो अयोध्या का घटना हो, उसके बाद मुंबई में बम कांड हुए, दाऊद इब्राहिम और सबके नाम भी सामने आए थे। तो कई बार क्या होता है, किसी एक घटना का अदालती फैसले से या किसी राजनीतिक कारण से वो बहुत विस्फोट में और हिंसा के रूप में बदल जाती है। सर, आपको क्या लगता है, मतलब इसके पीछे क्या कारण होगा? वहाँ पे लगातार विपक्ष सवाल पूछ रही है कि वहाँ जो सीएम हैं एन बीरेन सिंह, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार फेल हो चुकी है, कुछ कर नहीं पा रही है। लगातार विपक्ष कह रही है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम इन सब चीज़ों को शांत कर पाएंगे। सवाल उठा रही है सरकार पे कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते वहाँ पे। तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ये भी एक अजीब है। कल भी हमारे एक और साथी ने भी इस बात उठाया था, और लोग ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। और ख़ास करके मुझे तो आश्चर्य है कि राहुल गांधी के तो बड़े सलाहकार हैं और जो बड़ा पुराना रिकॉर्ड उनके पास है। मुरादाबाद में 1980 में बहुत बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जो बिल्कुल दिल्ली से लगा हुआ है। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। ये मार्च में उनसे पत्रकार ने ही सवाल किया कि आप 2 महीने हो गए, मुरादाबाद के दंगे जो इतना नज़दीक है, आप नहीं गई। तब उन्होंने विस्तार से जवाब दिया, जो आज भी उनके जो उनकी वार्ताओं के भाषण के जो पुस्तक है मेरे पास भी रखी है, जिसमें बाकायदा दर्ज है। उन्होंने जवाब दिया था कि ऐसी स्थिति में दोनों समुदायों के लोग, जब मैं वहाँ जाती तो उससे वो अपनी अपनी बातें कहते, बहुत ही अलग अलग वो दावे होते, उसमें कुछ उसके बाद और भड़क सकता था, हम जो भी कार्रवाई होती, इसलिए मैं नहीं गई। तो यदि इंदिरा गांधी 1980 में नहीं गई, आज मोदी जी खुद नहीं गए, लेकिन एक संयुक्त जिम्मेदारी होती है। देखिए, आप किसी चैनल में हैं, आप अखबार में हैं, जो चीफ एडिटर है, आप अच्छी रिपोर्टिंग करें या गलत रिपोर्टिंग करें तो संपादक भी दोषी है और आप भी दोषी हैं। और इसी तरह से यदि आपको ये कहा गया कि आप जाके इंटरव्यू करिए इस व्यक्ति का, इस नेता का, इस संपादक का, तो वो हर एक संपादक खुद ही आके करे, या चैनल के जो मालिक हैं वही आपको इंटरव्यू करने लगे, तो आपकी क्या ज़रूरत है? तो प्रधानमंत्री हर जगह जाए ये आवश्यक नहीं है। जहाँ जाना चाहिए वो, यदि वहाँ वो 60 बार 50 बार जा चुके, जो मेरी याददाश्त के साथ, मनमोहन सिंह तो पूर्वोत्तर क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते थे, राज्यसभा से आए थे, और कुलदीप नायर जो संपादक थे, उन्होंने एक समय में मनमोहन सिंह से भी पहले, जहाँ तक मुझे याद है, एक एप्लीकेशन लगाई थी कि राज्यसभा में जो लोग आते हैं वो उसी एरिया के होना चाहिए, वो किसी प्रदेश के होते हैं और वो चुनाव राज्यसभा में आ जाते हैं। मनमोहन सिंह उसी तरह से राज्यसभा में तो असम से थे, लेकिन वो जितनी बार नहीं गए हों उससे कई गुना ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर जाते रहे। पूर्वोत्तर में विकास की गति बहुत आगे बढ़ी, उससे चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब आसपास जो लगे हुए इलाके हैं, वो भी उनको लगा कि अरुणाचल में जितना, जब मैं अरुणाचल गया हूँ, कितना कठिन एक समय में होता था, आज अरुणाचल बिल्कुल हवाई जहाज़ से कैसे पहुँच सकते हैं, या लक्षद्वीप हवाई जहाज़ से, दोनों जगह ऐसी जगह जहाँ बोट से ही जा सके थे, या अरुणाचल बाय रोड 3 दिन 4 दिन यात्रा करके जाना पड़ा था। तो पूर्वोत्तर में प्रगति हुई। और मिजोरम में चूँकि इस साल चुनाव है, मैं जो इसका कारण आप जानना चाहती हैं, तो मणिपुर में आग का, मिजोरम में नागालैंड, जो कि बिल्कुल दोनों बॉर्डर लगी है, और कोशिश ये भी हुई कि मिजोरम में भी इसको फैलाया जाए। गनीमत है मेरा कहने के नहीं बढ़ पाया, 1-2 प्रदर्शन हुए। तो कुछ ऐसे तत्व समाज में, देश में, डेमोक्रेसी का, मैंने आज भी एक लेख लिखा है, उसमें ये कहना है कि हमारा स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं, हम 26 जनवरी गणतंत्र मनाते हैं, लोकतंत्र को पर्व की तरह मानते हैं, सबसे बड़ा त्यौहार मानते हैं आज़ादी का। उसमें हमारा उत्तरदायित्व तो होना चाहिए, हमारा कर्तव्य भी होना चाहिए। हम उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, मैं मीडिया का होते हुए मैं क्यों कहता हूँ इंडियन जर्नलिज्म कीप इट क्लीन, अपना लक्ष्मण रेखा हमें देखें, तो हम उस हिंसा को भड़काएं या उस हिंसा को रोकने में मदद करें।
देखिए, चाहे वो इंदिरा गांधी का काल रहा, चाहे नेहरू का काल रहा, चाहे बाद में राजीव गांधी के समय में दंगे हुए, असम में दंगे हुए, तो तब कई बार ऐसी स्थिति आती थी जब सर्वदलीय जाते थे। इस बार ही अपोजिशन के लोग मणिपुर गए, राहुल गांधी पहले अकेले भी हुआ है भाई, राहुल गांधी गए भाई, मोदी जी नहीं गए। तो मेरा मानना है कि मोदी जी ने यदि अपने मंत्रियों को वहाँ तैनात कर दिया, और सुबह शाम कल भी गृह मंत्री ने संसद में बोला कि भाई वो तो 4:30 बजे मुझे फ़ोन करके कहते हैं, एक दिन 6 बजे फ़ोन करके कहते हैं, तो प्रधानमंत्री खुद मॉनिटर भी कर रहे थे और अपने मंत्री को आगे निर्देश भी देते थे। तो खुद उपस्थिति आज के डिजिटल era, वो एक ज़माना था जब ठीक है बेलची हुआ, जब प्रतिपक्ष पे थी इंदिरा गांधी, तो वो बेलची हाथी पर बैठ के भी चली गई। प्रतिपक्ष में राहुल गांधी गए, उनको बल्कि वहाँ कहा गया कि देखिए स्थिति बिगड़ सकती है, तो उनको आधे रास्ते से वापस आए, फिर हवाई जहाज़ से गए। यदि वो सड़क मार्ग से जाते तो और तनाव बढ़ता, प्रतिपक्ष नेता होते हुए बढ़ सकता था, या उनका ही विरोध होने लगा था कि आए हैं क्या करेंगे। तो होता यह है कि ऐसे समय में खुद का जाना उतना आवश्यक नहीं है, ये सब मैं मानता हूँ। जो उनको पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि मोदी जी को सलाह इंदिरा गांधी की तरह दी गई या नहीं दी गई, लेकिन हाँ उनको खुद का निर्णय भी हो सकता है, शायद हो सकता है। ये जानकारी तो मैंने ही खुद इकट्ठा करके, जो मुझे याद है उस समय की बातें, ऐसे कई अवसर आए जिस समय में कोई दंगे, भागलपुर का दंगे हुए, बड़े बड़े दंगे भारत में उससे बड़े हुए हैं जो मणिपुर में हुआ। लेकिन आज मीडिया का ज़माना है और इसलिए उसको बहुत अतिरंजित करके, मैं संपादक रहा हूँ जब भागलपुर में दंगे हुए बिहार में, लेकिन हमने उसको बहुत ही नियंत्रित ढंग से छापा, उसको बढ़े नहीं। भागवत आज़ाद एक बार मुख्यमंत्री थे, उन पर काला शाही डाला, हमने फ़ोटो छापा उनका कि ऐसा उन पर डाला गया। माओवादी इलाका था, गया वाला जो इलाका है वहाँ भी काफ़ी प्रभावित था उस ज़माने में नक्सलियों का। तो यदि कोई ऐसा है तो उस घटना का रिपोर्टिंग हो, लेकिन उससे ऐसी कोई और जाकर मुख्यमंत्री को बिल्कुल उसका मुंह काला कर दें, उनका विरोध करें, उसको नुकसान पहुँचा दें, बम चला दें, गोली चला दें। नक्सल इलाकों का भी छत्तीसगढ़ है, दूसरे इलाके हैं, तो या सेना को भेज दें। देखिए दूसरी बात कही जाती है, सेना को क्यों नहीं भेजा जा रहा है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में बोला 2 दिन में सर, भारतीय सेना को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विद्याचरण शुक्ल, जिनसे मेरे भी बड़े अच्छा परिचय देता के नाते भी संबंध थे, उस तरह कहना चाहिए पत्रकार के नाते, लेकिन उनके और कांग्रेस के कितने नेता मारे गए नक्सलियों ने। लेकिन क्या भारतीय सेना ने वहाँ बम गिराया? माओवादी हिंसा मणिपुर की हिंसा से भी अधिक होती रही है भारत में। आंध्र प्रदेश में चीफ मिनिस्टर मारे गए, वाईसीआर जो है वो कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया किसने मारा, लेकिन उनका तो चला। तो ऐसी जगह पर भारत के संविधान में है कि सेना का उपयोग ऐसे समय में, जैसा मोदी जी ने बोल दिया कि भाई एक बार इंदिरा जी ने जब तो वो आई थी सत्ता में ही, लेकिन मिजोरम में स्थिति हुई तो सेना भेज दी थी, लेकिन वो परिस्थिति अलग हो सकती है। तब चीन का हमला हुआ था, उन्होंने सही लिया गलत लिया नहीं है, लेकिन आज भारतीय सेना के ऊपर भी एक नैतिक है कि वो हर जगह जा कर के, क्योंकि कल आप मणिपुर में कहें, कल से आप कहते हैं यूपी में कुछ बिहार में हो रहा है, आप सेना वहाँ क्यों नहीं भेज रहे हैं, मणिपुर भेज सकते हैं। तो मैं भी ऐसा मानता हूँ कि जो संविधान में यदि प्रावधान हो जाए कि हाँ आपको सेना का उपयोग होना है, जो कश्मीर में होता है, और कश्मीर में सेना हटने के बाद आज 2 करोड़ लोग वहाँ जा रहे हैं, सेना का उपस्थिति कम हो गई, उससे ज़्यादा शांति स्थापित है। तो आप ज़रूरी कि शांति खाली सेना पहले इतने साल रही तो उसके बाद भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन 370 हटने के बाद एक बहुत ही अच्छा माहौल बन गया। G20 के लोग भी गए, तब किसी का अरे भाई आप उसको गुलमर्ग क्यों नहीं लगे भाई, वहाँ कहीं भी कोई जंगल में किसी पर, हम पर, आप पर, किसी पर हमला हो सकता है। G20 का विदेशी कोई मेहमान आए हैं, राजदूत आए हैं, इसलिए श्रीनगर में लेकिन वो रहे और शिकारे में घूमे, छाता लेकर के बगे, बहुत ही कम सुरक्षा में घूमे। अभी भी तिरंगा की यात्रा आज निकली वहाँ पर, तो हज़ारों लोग वहाँ श्रीनगर में घूम रहे थे। तो स्थिति खाली सेना तो कहती है हम आपके मदद करने के, सेना भूकंप आता है, बाढ़ आती है, उस पर मदद के लिए है, तो मणिपुर में सेना भेज के आप उनको और कट ऑफ कर दें। वहाँ तो लड़ाई, हमने म्यांमार सीमा लगा हुआ है, वहाँ से आने वालों को धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण होगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सेना का उपयोग भी हमारे संविधान में नहीं माना गया और इसलिए अभी नहीं किया गया। अब सर बात आती है, अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, अगले साल इलेक्शन है और इंडिया एक ग्रुप बनाया, आपने सुना भी होगा ऑब्वियसली। इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये जो 26 ग्रुप आए हैं साथ में, इसको लेकर आपका क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं हमेशा शायद कुछ कम लोगों में से हूँ जो गठबंधन की सरकारों के, चूँकि मेरे अनुभव देखे 79 से जब दिल्ली में चरण सिंह जी की सरकार बनी थी, और तब तो ये कहा जाने लगा था, और मेरी उम्र थी 26 साल 27 साल, तो मुझे लगा कि कहीं जनरल मानेक शॉ उस समय जो बांग्लादेश जिन्होंने जिताया था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका शासन, मतलब सैनिक शासन ना आ जाए। पाकिस्तान को अनुभव थे, जियाउल हक को भी मैंने बातचीत करने के मौके मिले हैं, तो मुझे लगा कि भारत में भी कहीं ऐसा तो नहीं होगा। और मुझे विदेश जाने का निमंत्रण मिला, मैंने काम ऑफर मिला नौकरी का, तो मैं देश से ही चला गया था।
तो अस्थिरता कितना खतरनाक होती है युवा के लिए भी कि भाई पता नहीं कल क्या होगा, देश डूब जाएगा, जो इस तरह के प्रचार से भी मैं खिलाफ हूँ। जबकि हुआ नहीं, उसके बाद फिर सरकारें बनी, हुआ, तो गठबंधन वो चला नहीं। चरण सिंह बने, जबकि हमारा चूँकि पहले तय हो गया था, उस वक्त स्थिरता चल रही जनता पार्टी की, तो फिर भी मैं चला गया, तब तक तो मैं यहीं था। लेकिन ये है कि वो सरकार तो पहले दिन संसद में गिर गई। चंद्रशेखर जी, उनसे भी मैंने कई इंटरव्यू किए, चंद्रशेखर जी 4 महीने रह पाए। तो वीपी सिंह ने बनाई थी, वो भी ज़्यादा समय नहीं चली, बीजेपी ने ही उसका साथ दिया था। अटल जी को भी जयललिता जी ने इतना बार किया, उनको एक बार तो 1 वोट से वो हारे। तो गठबंधन से देश नहीं चल सकता। बड़ी पार्टी, मैं ये जरूर मानता हूँ कि कांग्रेस, यही दुर्भाग्य है देश का, 2-3 बड़ी पार्टियाँ हों, जैसे सोशलिस्ट विचारों की थी, 4 हों, कम्युनिस्ट विचारधारा वाली पहले से रही थी, वो भी खत्म होती जा रही हैं, खाली केरल तक बच गई, बंगाल से भी हट गई, त्रिपुरा में थोड़ा बहुत था, वो भी उनका नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में 3-4 बड़ी पार्टियां हों, वो एक वैचारिक हो या उनमें लोग ऐसे तैयार हों जो आगे जाकर प्रधानमंत्री बने। ये जो गठबंधन आपने सवाल किया, जो INDA नाम करने के लिए इंडिया कहा गया, लेकिन इंडिया नाम नहीं है उसको, वो तो नेशनल डेमोक्रेटिक इंटीग्रेशन, ये सब जो इंक्लूसिव अलायंस, उस तरह का नाम लिया गया ना। तो उसके पीछे एक लोगों को एक गिमिक जिसको कह सकते हैं, नारेबाजी, जो गरीबी हटाओ नारा दिया गया। तो लेकिन इंडिया नाम तो इंडिया तो इतने हैं, जैसे इसीलिए मोदी जी ने उसके जवाब दे दिया कि अरे वो तो जितने आतंकवादी उठे वो भी कुछ मुजाहिदीन भी नाम रख सकते हैं आगे, है ना। तो ऐसे करने से तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये है कि और इस गठबंधन में कैसे कैसे लालू यादव, जिसको मैंने कहा हमने तो चारा कांड से लेकर के आज तक देखा है, उनके साथ कांग्रेस समझौता करे। कांग्रेस वहाँ वैसे ख़त्म हो गई। यूपी में समाजवादी का भी अपना अच्छा प्रभाव रहा है, वो भी कांग्रेस के पिछले चुनाव में उनको उतना नुकसान हुआ था। तो जो वर्कर कल तक लड़ता रहा है, वो कल कंधे से कंधा मिला के काम करे। तो ये अलायंस ज़्यादा समय टिकते नहीं हैं, और इसलिए इस अलायंस से आप सत्ता में, ये है कि राज्यों में कहीं कहीं समझौता कर लें, वो भी ज़्यादा सफल नहीं होंगे। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि लहर यदि आती है, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लहर आए और हर अभी राज्यों के चुनाव होंगे उसमें भी कुछ सामने दिखाई देगा। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर लोग लीडरशिप देखना चाहते हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस से निकली नेता थी, क्या उनको एक्सेप्ट कर लिया गया? नीतीश कुमार भी जेपी मूवमेंट से निकले हैं, क्या उनको एक्सेप्ट कर लिया गया? उनको उनकी पार्टी के लोग नहीं करेंगे कि लालू यादव ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन और पार्टियां भी नीतीश को ही मान लें, चूँकि उनको यूपी का नेता कहेगा भाई हम कैसे उनको मान लेंगे, कांग्रेस के नेता कहते हैं अखिलेश को ही हम कैसे मान लेंगे। तो ये जो संकट है छोटे छोटे दलों का, मायावती जी का, और इन लोगों ने बार बार पाले भी बदले हैं, कभी बीजेपी का साथ लिया, कभी कांग्रेस का साथ लिया, कभी किसी का साथ लिया। तो पुराने अनुभव हैं वो अच्छे नहीं है। हाँ, इन पार्टियों में भी सफाई हो, उन पार्टियों में भी ज़्यादा नीचे से लोग आगे बढ़े। देखिए मनीष तिवारी हैं, सचिन पायलट हैं, ऐसे इन लोगों को पिछले कई सालों में कहाँ आगे बढ़ने दिया गया, वरना उनको यदि आगे नेतृत्व करने को मिलता। खड़गे जी 80 साल के हो गए इस पार्टी में, जो सबसे युवा पार्टी कहलाती है, और वो भी एक तरह से एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट है, जैसे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना, उनकी संजय बारू की पताक है। तो उसने कि कुछ सब डिसीजन तो आज तक वो वर्किंग कमेटी में आ सके। मैं एडिटर हूँ, यदि मैं 5 आदमी नहीं रख सकता, आप हैं रिपोर्टर, आप यदि एक इंटरव्यू जब आपका कोई टेलीकास्ट ना हो तो आप कहेंगे अरे मैं आपसे क्यों अपनी बात करूँगा। तो आप ये बताइए ना कि उन लोगों को उन्होंने एक वर्किंग, जो आदमी कहता है मैं सत्ता बड़ा अनुभव रहा है, तो क्या वो अपने 20 आदमी नहीं चुन सकते? लेकिन पार्टी में झगड़ा हो जाएगा। चिदम्बरम को कौन पार्टी प्रेसिडेंट मानता, दिग्विजय सिंह को कौन मानता? तो गांधी फैमिली यदि उनके ऊपर भी आश्रित है, और मैं मानता हूँ कि उन्हीं के बल पर पार्टी एकजुट है, तो राहुल गांधी अध्यक्ष रह करके काम करते रह सकते थे। प्रियंका गांधी को बना दें, सोनिया गांधी तो थी ही, 20 साल चलाया, ऐतिहासिक है उनका रहना, उन्होंने पार्टी को जोड़े रखा। तो मैं रहूँगा भी नहीं, मैं तुमसे, तुम्हारी मर्जी से तुमसे बुलवाऊँगा, मैं मर्जी आए तुम्हारे से दस्तखत करवाऊँगा, जिसे कहते हैं ना डिक्टेशन से। तो राहुल गांधी चलाना चाहते हैं पार्टी, दुर्भाग्य ये है। और किसी अपने समान जो युवा लोग हैं न, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, जितेंद्र प्रसाद चले गए, इतने लोग जो हैं जो चले गए छोड़ करके, जो बिल्कुल क्लोजेस्ट बचपन से मित्र रहे वो भी चले गए। सचिन पायलट तो मजबूरी में नहीं गए, जो राजस्थान में क्या करते। तो जो नहीं गए वो भी मजबूरी में है। उनको 5 साल आपने यही वायदा किया कि तुमको इस साल नहीं अगले साल बना देंगे। मेरी उनसे बात होती रही, राजेश पायलट मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, तो मैं तो उनको भी इस तरह मानता हूँ। तो मुझे लगा कि उस तरह से उनको धोखा क्यों दिया गया। या तो उनसे कहते भाई 5 साल तुमको नहीं बनना है, गहलोत रहेंगे, उसके बाद लेकिन उनको मालूम है कि सचिन पायलट यदि उभर करके आ गए तो राहुल गांधी डाउन हो जाएंगे, राजस्थान में उनको नहीं उतना प्रमुखता मिलेगी। तो ये कॉम्प्लेक्सेस है। लेकिन हाँ, 2-4 बड़ी पार्टियां हों, उससे देश एक स्थायी सरकार चाहता है।
देखिए आपका भविष्य है, आप मीडिया में आगे कुछ मीडिया में कौन इन्वेस्टमेंट आए, आप चाहे फिल्म बनाएं, आप कोई प्रोडक्शन में करें, आप कोई नया काम करें या किसी ऐसे संस्थान में काम करें जो स्टार आ गया, दूसरे टेलीविज़न आए, फिर अपने यहाँ के चैनल्स इतने आगे बढ़ गए। आज भी हमारे यहाँ का मीडिया सबसे ज़्यादा छूट वाला है, चाहे आप डिजिटल मीडिया चले करें चाहे वैसा करें, जो चाहे जो व्यक्ति कर रहा है जब तक फ्रीडम है उसकी। और ऐसी स्थिति में वो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, ना उद्योग के लिए आएगा मीडिया में, इसलिए इसमें तो बहुत छोटा अमाउंट आता है, मैंने कुछ 1000 करोड़ आएगा, कुछ लाख करोड़ आएगा, लेकिन सड़क बन रहा है, हवाई अड्डे बन रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े बड़े हवाई अड्डे हमारे। तो इन्वेस्टमेंट यदि नहीं आएगा तो आप भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। यदि सरकार, हमें मालूम है 3 महीने बाद सरकार बदलने वाली है, तो यूपी में कौन इन्वेस्टमेंट करता है। मेरे कई राजदूतों से बात होती थी, वो यही कहते थे कि हमें मनमोहन सिंह तो हाँ कर देंगे या मोदी जी कर दें, लेकिन हम यदि वहाँ जाएंगे राज्य में तो वो वहाँ नगर पालिका वाले पानी नहीं देगा, बिजली नहीं देगा, ज़मीन की रिश्वत मांगेगा। बिहार में तो ऐसी स्थिति रही है कि मुझे ऐसे लोग मिलते थे जो कहते थे जितना हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उतना तो रिश्वत ही मांग रहे हैं, तो हम सारा पैसा उन्हीं को दे देंगे, तो हम वहाँ पर ज़मीन पे लगाएंगे क्या, खाली ज़मीन लेकर बैठ जाए वहाँ। तो ये जो स्थिति थी रही है, उससे निजात कोई स्थायी और सशक्त सरकार हो। गुजरात मॉडल यदि बनाया गया तो इस आधार पर कि गुजरात में सचमुच में तरक्की हुई थी, और हाल के वर्षों में गडकरी जी ने सड़कें जो बनाई, या बेंगलोर का जो एयरपोर्ट बना है वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट है, जहाँ एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी पौधे लगे हुए हैं, सब कुछ ऐसा किया गया। अभी तो पूरा लॉन्च भी नहीं हुआ, आधा उसका शुरू हो गया। तो मेरा मानना है कि भारत में प्रगति के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, सारे देशों से मित्रता भी चाहिए, और अपने देश का हित। यदि हम नंबर 3 हो रहे हैं, नंबर 5 हो रहे हैं, तो उसकी वजह यही है कि हम और नंबर 1 होंगे, लेकिन हम अपने यहाँ लोगों के दरवाजे खिड़कियाँ खोलें और अपने हितों को ध्यान में रखें। हम ये नहीं कि वही चीन का सारा सामान बिकेगा तो हमारा क्या होगा। कई चीज़ों पे देखिए अभी नए नियम कानून आए हैं, उसमें कुछ रोका जा रहा है। कंप्यूटर लैपटॉप के लिए भी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है इंपोर्ट करने पर, ताकि हमारे यहाँ की इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी। हमारे युवा लोग इतने यंग एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं। देखिए जो आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, जहाँ से भी आप हों, बिहार का एक हमारा इलेक्ट्रिशियन आता है, मैंने उससे कहा है तुम क्यों नहीं चले जाते मुजफ्फरपुर, वहाँ पर जब उसके पास का रहने वाला है। तो उसने कहा कि मैं आपके घर आता हूँ, 500 रुपया लेता हूँ, 4 घर में जाता हूँ, 60,000 रुपये महीना में कमाता हूँ, मैं तो कोई इनकम टैक्स भी उसने वैसे कहना ठीक नहीं लगता, लेकिन सही बात यह है कि उसको चूँकि कैश है, खर्च करता रहता होगा जो भी करता है, तो वो 60,000 इनकम है। आप MBA करके आइए तब भी 60,000 की तुरंत नौकरी नहीं मिलती है। बिल्कुल नहीं। तो इफ़ यू आर ए स्किल्ड पर्सन, आइदर यू वर्क इन, आप यहाँ काम करें भारत में, या आपको मॉरिशस में काम मिल जाए, या आपको रूस में या चीन में भी काम मिल जाए, तो आप कमा लेंगे। तो हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहे हैं। तो स्किल्ड यदि होगा, अब उसको बेरोजगार की संख्या में जोड़ लेते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिशियन हो सकता है कि एग्जाम में कोई क्लर्क का बिहार में निकला है तो एग्जाम देगा, तो आप कहेंगे देखो इतने बेरोजगार हैं, अरे वो 60,000 रुपये तो पहले ही कमा रहा है। तो ऐसे कोई प्लम्बर है, कोई और ऐसे जो काम डेली वेजेस जो काम करने वाले हैं, उसका रिकॉर्ड नहीं है और वो बेरोजगारों में मान लेते हैं। ये बात मैंने हाईएस्ट लेवल पर भी भारत सरकार में कही कि इसका कोई सर्वे और स्टडी नहीं है, एक हवा है। जैसे अपन नहीं कहते भाई बाहर जाएंगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, टमाटर तो बिल्कुल अवेलेबल है, लेकिन आप यदि हो सकता है कि आप यदि ओखला मंडी चली जाएं तो हो सकता है वहाँ आपको 130 में भी 140 में मिल जाएगा, या जो मिलेगा नहीं मिलेगा ये नहीं है। तो उसी तरह से जो एंटरप्रेन्योर हैं, छोटे छोटे जो काम कर रहे हैं, जो स्किल काम कर रहे हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कंपनियों का तो है, इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं विपक्ष लोगों को बताने के लिए कि बस ये भाई ये है। अभी भाई जब सस्ता हो जाता है, वही प्याज यदि 20 रुपया हो गया तो कहीं हम भी चैनल पे नहीं दिखाते ना, और महंगा होता है तो दिखा देते हैं कि 120 हो गया। एक्सक्लूसिव न्यूज़ हमें भी मिल जाती है। एक्सक्लूसिव कहिए या समस्या भी, हमारा काम भी है दिखाना कि देखिए अब वो कल निर्मला सीतारमण ने कहा नहीं हम 80 रुपये में दिल्ली में मिलने लगेगा 2-4 दिनों बाद। अब वो लेट हुआ गए, उनके निर्णय में गड़बड़, लेकिन बराबर सारे, इसमें तो किसी ने रोका नहीं, मोदी मीडिया ने, जो मोदी जिसको मोदी मीडिया कहा जाता है वहाँ भी दिखाया गया ना, उसको किसी ने रोका क्या कि टमाटर में आज तक में भी बाकायदा उसके कार्टून बने, इंडिया न्यूज़ में भी उसके कार्टून बने, टमाटर पर कई स्टोरीज की गई। तो हमारा ये कहना है कि जो हो रहा है उसका भी स्टडी ठीक से करो, मीडिया हाउस ही करे कि ऐसे स्किल लेवल पर कितने लोग अवेलेबल हैं जो अपना काम करते हैं और जिनकी आमदनी उसकी, मान लो उसने कहा 60,000 में, मान लो किसी 50 है, कोई है 30,000, लेकिन 30, 40, 50,000 कमाने वाले का रिकॉर्ड कहीं भारत देश में नहीं है। उनके उससे समस्या को हम विकराल रूप में दिखाते हैं कि आप जाओगे बिहार में लूट लेंगे, दिल्ली में जाओगे तो रात को खतरा है। ठीक है, खतरा न्यूयॉर्क में इससे ज़्यादा है, लंदन में भी इससे ज़्यादा है, रात को अकेले भी घूम रहे हैं तो आपको आश्चर्य होगा। कुछ ऐसे एरिया हैं लंदन जो सेंट्रल लंदन और उसमें लगे हुए हैं, वहाँ
फॉक्स आ जाती हैं, आप घर अभी अपने घर जा रहे हैं तो वो आसपास है, चूँकि वहाँ इन्वायरमेंट की वो फ्रीडम है, तो वहाँ वो आ सकती हैं। या वहाँ पर अकेले जा रहे हैं तो कोई यदि वहाँ भी काफ़ी लोग ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो कोई आपको लड़की जा रही है तो उसको वहाँ पर भी उसको रोक लिया जाएगा या उसको तंग किया जा सकता है। ठीक है, उतने क्राइम, हमारी आबादी 140 करोड़ है, वहाँ की आबादी 20 करोड़ है, तो उसमें उस अनुपात में जो अपराध, जैसे मैं बिहार में रहा हूँ, तो मैं बिहार को क्यों बदनाम करते हैं। अब आज की स्थिति नहीं, मैं तो आज से 80 की बात कर रहा हूँ, 90 की। तो उस समय मैं कहता था कि वहाँ अच्छे लोग भी रहे, वहाँ गड़बड़ लोग भी रहे, और वहाँ भी अपराध होते थे, लेकिन ग्राफिक में तब ये नहीं दिखाते कि न्यूयॉर्क में तब उससे ज़्यादा अपराध। मैं न्यूयॉर्क गया तो हम जो कोई जिनके घर जाना था मुझे मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप अटैची लेके चलिए होटल से, चूँकि अटैची आपको जो है ये खतरा अटैची से चोरी हो जाएगा न्यूयॉर्क शहर में। आई एम टॉकिंग बिफोर 90, मैं 87-80 की बात बता रहा हूँ आपको। एंड आई वाज गेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, मैं गवर्नमेंट का गेस्ट था। तब भी इतना डर था कि जिनके घर खाना खाने जाना था अटैची लेके मैं जाना पड़ा। अगले दिन सुबह वापस आए, होटल में बुकिंग खत्म नहीं हुई। सो क्राइम वहाँ भी हो सकता है, लेकिन आप हवा बना दें न्यूयॉर्क मत जाना भाई, तुमको प्रज्ञा न्यूयॉर्क जाओगी तो तुम्हारा अटैची लूट जाएगी, तो ये तो न्यूयॉर्क जाना बंद हो जाएगा ना। या लंदन नहीं जाएंगे, सड़कों पर जाते हैं, उसमें थोड़ा ध्यान रखते हैं, और क्राइम होता है वहाँ के पर थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना होता है, तो समस्या होती है। सर अभी संसद में 2 मुद्दों पर ज़्यादा चर्चा हुई थी, एक तो दिल्ली सेवा बिल और दूसरा मणिपुर को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ है। दिल्ली सेवा बिल पर आपका क्या सोचना है? अभी तो पास हो चुका है और इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी माफ़ कीजिएगा केजरीवाल बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है एक चोर रास्ते से आने की कोशिश कर रही है दिल्ली में, क्योंकि हमने उन्हें जीतने नहीं दिया। इस पर आपका क्या सोचना है? देखिए, केजरीवाल तो राजनीति में नहीं थे, वो तो अफसर ही थे इनकम टैक्स में, और RTI के एक्टिविस्ट थे, हम तब से उनको फॉलो कर रहे हैं। तो लेकिन उनका एक हमेशा डबल एक रोल रहा है, जैसा मैंने कहा मुखौटा, वो एक ईमानदारी का मुखौटा लगाते हैं, दूसरा काम का लगाते हैं जो राजनीति में आवश्यक है। जब हम उनको टीवी चैनल पर जी वगैरह में जब डिबेट होती थी तो वो आते थे, और तब मैं उनसे कहता आप राजनीति में क्यों नहीं आते हैं भाई, आपको करना है, आप इतना एक्टिविज्म कर रहे हैं। अरे खड़े हो जाते हो गुस्से में, आपको अभी भी कोई वीडियो मिल जाएंगे पुराने, कोई साथी दे सकता है, वो खड़े, आप कैसे कह रहे हैं मैं राजनीति में आऊँगा, हैं। प्रशांत भूषण कह रहे थे नहीं आप इनको बुलाएंगे, कड़वी ये बातें कहते हैं तो आप मुझे मत बुलाइएगा। तो वो लोग जब राजनीति में आना चाहते थे तो वो राजनीति में आ गए, और राजनीति में आकर के जब वो पूरा कंट्रोल अपने हिसाब से, जब उनके भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, अफसरों को आप ही बताइए ना, लोग भूल जाते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक बहुत सीनियर सेक्रेटरी जो थे उनको थप्पड़ मारा अपने कमरे में बुला करके। तो अफसरों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, अफसरों को मनमानी करने के प्रयोग किए गए, तब जाकर के। और वैसे भी अधिकार, ये केंद्र शासित प्रदेश है, वो बार बार तुलना करते हैं, यूपी में ऐसा हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा, बंगाल में भी आपके साथ होगा, वो पब्लिक परसेप्शन है। लेकिन मेरा ये कहना है कि यदि मैं दिल्ली में अखबार निकाल रहा हूँ तो मैं कहूँगा नहीं बिहार में तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है। यदि मैं कोई केजरीवाल यदि मुझसे नाराज़ हैं या कांग्रेस की कोई सरकार हो नाराज़ हो, तो ज़रूरी नहीं कि समाजवादी की सरकार भी वहाँ के उससे नाराज़ होगी संपादक से। ऐसे ही मेरा मानना है कि दिल्ली बिल को लेकर के जब, और कोर्ट ने भी जबकि माना कि नहीं उनको प्रदेश है, अब ठीक है कोर्ट का अपना अधिकार है, लेकिन देश में संसद सर्वोपरि है। कई बार जो इस तरह के विवाद आए हैं, मैंने कई लेख इस पर लिखे हैं, कई किताबें हमारी हैं, उसमें इस पर चर्चा मैंने की है कि भाई जो संसद है सर्वोपरि, और दिल्ली केंद्र शासित है। यदि पुलिस उनके हाथ में दे दी जाए इत्तेफाक से, जैसे पंजाब में पुलिस दी गई तो उन्होंने कुमार विश्वास जो उनका साथी था उसको अरेस्ट करने भेज दिया पुलिस को, या कल उनका मौका आए तो वो कहेंगे कि एक आदेश निकाला गृह मंत्री को गिरफ्तार करके ले आओ, तो दिल्ली में पुलिस तो उनको नहीं दी जा सकती है। ऐसे ही प्रशासन में यदि LG है और उनको यदि दिया गया, वो ये पब्लिकली बता सकते हैं ना कि भाई आपने संजय कुमार को अब वो करने का कहा, लेकिन इसका तो बड़ा कनेक्शन ऐसा है, ये गुजरात का था, इसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो मुख्यमंत्री के रूप में जब वो कहेंगे, चूज कमेटी जो बनाया गया है ट्रिब्यूनल, उसमें उनको रखा गया है, जो तय करेंगे तो उसमें प्रमुख रहेंगे। उसके बाद भी वो आपत्ति कर सकते हैं। डेमोक्रेसी में ये तो नहीं कि उनकी आवाज़ बंद हो जाएगी और LG ही लेकिन LG की राय सर्वोपरि होगी, चूँकि उनकी मनमानी और उनके अत्याचार जो अफसरों पर हुए, उन लोगों ने जो शिकायत की, तो अब संसद ने पास कर दिया। उसके बाद देखिए हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। देश में जितने भी मुद्दे चल रहे थे उसकी जानकारी आज आपको इस साक्षात्कार में मिली है, और एक ऐसी शख्सियत जिन्हें करीबन 50 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, उन्होंने इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी जवाब दिया और वो सेटिस्फाइंग था। अब देखना ये है कि देश में ये जो मुद्दे चल रहे हैं ये शांत कब होते हैं। ऐसे ही और इंटरव्यूज़ के लिए, खबरों के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।